तो इस कहानी की शुरुआत एक डंजन से हो रहा है। फिर एक बीस्ट दिखाया जाता है और उसके सामने एक घायल लड़का दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है। फिर पैनल चेंज होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक स्नेक मॉन्स्टर के सामने घायल होकर झुका हुआ है और वैसे हालात में कहता है, मेरी मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए, मैं कुत्तों वाली मौत नहीं मरूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुद के बारे में बताता है। उसका नाम सेओ जू हेन है और उसकी उम्र 38 साल है और उसे लगता है कि वो आज मरने वाला है। फिर वो खुद के बारे में कहता है और ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ, उन सब के बारे में कहने लगता है। वो कहता है, अगर इस बारे में बात करें कि सब कुछ कहां गलत हुआ, तब शायद मुझे 15 साल पीछे जाना होगा। साल 2025 में पूरी धरती पर टॉम्स दिखाई दिए। जब ये टॉम्स सामने आए तो इनसे जबरदस्त भूकंप आए। इन टॉम्स के अंदर रेलिक्स जैसी चीजें था। इन्हीं रेलिक्स की वजह से दुनिया बदल गया, ठीक वैसे ही जैसा पुरानी कहानियों और महाकाव्यों में लिखा था। माना जाता था कि उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है और हमारी दुनिया में जो चीजें मिलीं वे भी वैसा ही था। उनमें अलग अलग तरह की एबिलिटीज देने की क्षमता था और इसी वजह से उन्हें पाने के बाद लोगों की जिंदगी कैसे बदला, इसकी कहानियां कई जगहों पर सुनी जाने लगा। लोगों ने उन्हें खोजने में अपना जीवन लगा दिया। मैंने यह सफर ज्यादातर लोगों के मुकाबले थोड़ा देर से शुरू किया, लेकिन मेरी तकलीफों के आखिर में मुझे आखिरकार एक इनक्रेडिबल रेलिक मिला, द आर्केइस्ट्स रेलिक। यह एक ऐसी एक्सटेंसिव नॉलेज वस्तु थी जिससे टॉम्स और ऐसी अन्य वस्तुओं के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी मिलता था। मेरी तो लॉटरी लग गई। इस रेलिक की मदद से मैं आखिरकार अपनी उस घटिया जिंदगी को खत्म कर सकता हूं जो मैं जी रहा था और एक शक्तिशाली रेलिक यूजर के तौर पर नई जिंदगी शुरू करूं। हालांकि मुझे लगता है कि मुझे बहुत देर हो चुका था। दुनिया में एक नया कानून लागू हुआ। जिन लोगों ने बहुत सारी पुरानी और खास रेलिक्स जमा किया था, उन्होंने उन पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया और ऐसे कानून बनाकर एक नया समाज बनाया जिनसे उनके इस्तेमाल पर रोक लग सके। अब बस एक ही रास्ता बचा था, इन सत्ता के भूखे कमीनों के लिए काम करना। एक्सकेवेशन के मेरे बेहतरीन हुनर की वजह से टीकेबीएम नाम की एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की नज़र मुझ पर पड़ा और उन्होंने मुझे अपने यहां काम करने के लिए चुन लिया। इस कंपनी के सीईओ क्वोन टे जून ने मुझसे कहा था कि मेरा काम आसान नहीं होगा। इसी वजह से मेरा काम बहुत मुश्किल था और कई बार मुझे गलत काम भी करने पड़ते थे। आप कह सकते हैं कि मेरा काम स्मगलर, चोर और जासूस जैसा था, लेकिन मेरा सबसे जरूरी काम था टॉम रेडर। मैंने अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया और दूसरों की खोजी हुई रेलिक्स को चुराने के लिए रिस्ट्रिक्टेड इलाकों में चुपके से घुसने में कामयाब रहा। जिस टॉम की खोज करने वाली टीम का मैंने नेतृत्व किया, उसने बहुत बड़े नतीजा दिया। सालों बाद सीईओ क्वोन आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर रेलिक यूजर बन गए। लेकिन यह सब उन रेलिक्स की वजह से हुआ जिन्हें हमने चुराया था और जिन्हें उन्होंने जब्त कर लिया था। जैसे जैसे सीईओ क्वोन का रुतबा बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग मुझे और ज्यादा नफरत की नजर से देखने लगे। वे मुझे कूड़ा कचरा कहते थे जो किसी डिक्टेटर के इशारों पर काम करता था। इन सब के बावजूद मैंने कड़ी मेहनत जारी रखा। रेलिक्स की ताकत के नशे में डूबी इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मैं और क्या कर सकता था। लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस हाल में पहुंच जाऊंगा। मैं अभी जिस मिशन पर हूं वह सीईओ क्वोन का बिछाया हुआ एक जाल था। उस कमीने ने जानबूझकर मुझे और मेरे साथियों को एक इम्पॉसिबल और जानलेवा मिशन पर भेजा। क्योंकि हमारे पास बेहतरीन हुनर थे, इसलिए उसे हमसे खतरा महसूस हुआ। कितना बेशर्म कमीना है। फिर पैनल बदलकर हमारे जू हेन को दिखाया जाता है जो एक स्नेक मॉन्स्टर से बचकर पत्थर उठाता है और उस पत्थर से सांप को मारता है। साथ ही कहता है, अरे मोटे सांप, मेरे इतने साथियों को खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा। ठीक है, आजा, मैं तेरी आंतें बाहर निकाल दूंगा। और वो कमीना क्वोन ताए जून, अगर मैं मरकर भूत भी बन गया तो भी तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जो कुछ भी कर सकूंगा वो जरूर करूंगा। फिर जू हेन को एक अनजान आवाज सुनाई देता है, हे भगवान, तुम तो बहुत शोर मचाते हो। वो आवाज सुनकर मोटा सांप और हमारा जू हेन चौंक जाते हैं और सुनकर जू हेन कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? फिर वो आवाज आता है, ओह, ये क्या है? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर हमारा जू हेन कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं पहली बार किसी रेलिक की आवाज सुन रहा हूं? मुझे नहीं पता कि तुम किस देवता को मानते हो, लेकिन मैं प्यार से कह रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम इस सांप को हटाओ और मुझे यहां से जाने दो। फिर वो अनजान आवाज आता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि ऐसे शरीर के साथ तुम बच पाओगे? तुम्हारा शरीर 2 हिस्सों में बंट चुका है। तुम अपनी कमजोर जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। ये तुम्हारी तुच्छ जिंदगी का अंत है। भले ही तुम में असाधारण हुनर था, लेकिन लगता है कि तुम थोड़ा देर से पैदा हुए।
तुम्हें उस शक्ति का आनंद लेने का मौका भी नहीं मिला जो तुमने हासिल किया था। ये सब सुनकर जू हेन कहता है, ऐसे बात मत करो जैसे तुम मुझे जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह जीना चाहता था? मेरी जिंदगी, धत तेरी। उसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। वो कमीना बुढ़ा, उसे मारने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। फिर वो आवाज जू हेन की सब बातें सुनकर हंसता है और बोलता है, ऐसे प्रतिभा को खत्म होते देखना सचमुच बर्बादी होगा। फिर हमें एक रोशनी चमकता हुआ दिखाई देता है। उस रोशनी से एक बर्ड निकल कर आता है और जू हेन को बोलता है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जू हेन उसे देखकर कहता है, एक बर्ड। फिर वो बर्ड बोलता है, देखते हैं कि क्या इस बार तुम सच में राजा का सिंहासन हासिल कर पाते हो। फिर जू हेन गाली देता है और कहता है, खैर वो क्या था? क्या वो हीरो रैंक था या फिर गॉड रैंक की कोई चीज? वो एक क्रो जैसा भी लग रहा था। ये सब सोचते हुए उसकी नजर अपने पैरों की तरफ जाता है तो वो देखता है उसके पैर सही सलामत हैं। वो ये देखकर सरप्राइज होकर कहता है, ये क्या है? मेरे पैर। और मन में सोचता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अभी अभी क्या हुआ? फिर वो अपने आसपास देखता है तो वो एक पुलिस स्टेशन में है और वहां मौजूद सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि इसे क्या हुआ, ये अचानक क्यों उठ गया। ये सब देखकर जू हेन सोचता है, पुलिस स्टेशन, अभी क्या हो रहा है? फिर एक पुलिस ऑफिसर जू हेन को देखकर कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारी पहचान पूछ रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास पूरी रात है? फिर जू हेन की नजर ऑफिसर पर जाता है और वो उन्हें जवाब देता है, ओह समझा। फिर ऑफिसर उसका नाम पूछता है और उसे साइन करने के लिए कहता है, पर हमारे जू हेन का ध्यान नहीं होता है और वो मन ही मन सोचता है, क्या उस क्रो ने ऐसा किया? क्या वो कोई सपना था या शायद कोई मतिभ्रम? खैर, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी हुआ था। फिर वो ऑफिसर चिड़चिड़ा होकर कहता है, मैं पागल हो जाऊंगा, चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं और घर चलते हैं प्लीज। उसके साइड वाला ऑफिसर दुखी होकर बोलता है, मैंने तो हार मान लिया है। लगता है कि यह साल ऐसा है जब कोई घर नहीं जा पाएगा। सच में 2025 बहुत ही बुरा साल है। ये सुनकर हमारा जू हेन हैरान होता है और आसपास देखता है। उसकी नजर एक घड़ी पर जाता है। उस घड़ी को देखकर मन में बोलता है, क्या यह 2025 का साल है? मुझे पक्का यकीन है कि साल 2025 नहीं है। हाँ, 1 जनवरी 2025 है। अभी आखिर हो क्या रहा है? रुको, हाई स्कूल का वो लड़का जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे याद है, हाई स्कूल का एक लड़का था जो नशे में था और उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। आखिर में मेरा उससे झगड़ा हो गया और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। क्या यह सच है? क्या मैं सच में 15 साल पीछे चला गया? फिर जू हेन को उस बर्ड की आवाज सुनाई देता है। वह बर्ड बोलता है, देखते हैं कि क्या इस बार तुम सच में राजा का सिंहासन हासिल कर पाते हो। फिर यह सुनकर जू हेन हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचते हुए बोलता है, अगर जनवरी 2025 की बात करें तो दुनिया में तब भी शांति थी। ये सब रेलिक्स के सामने आने से पहले की बात है। ये अभी भी उन गॉड रैंक वाली चीजों के सामने आने से पहले का समय है। अगर ऐसा है तो तब मैं सभी रेलिक्स इकट्ठा कर पाऊंगा। मेरी पिछली जानकारी और यादें अभी भी बरकरार हैं। मैं किसी भी और व्यक्ति से पहले रेलिक्स इकट्ठा करना शुरू कर सकता हूं। फिर जू हेन मुस्कुराता है और बोलता है, यह काफी रोमांचक होता जा रहा है। फिर हमारा पैनल चेंज होता है। जू हेन कहता है, जब दुनिया रेलिक की शक्ति की चपेट में आ गया, मुझे लगा था कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे हैरान कर सके। लेकिन लगता है कि आज का दिन हैरान करने वाली चीजों से भरा होगा। सबसे पहले, मुझे कभी यकीन नहीं था कि कोई ऐसा टॉम्ब भी हो सकता है जिसे देखकर मुझ जैसे अनुभवी खुदाई करने वाले के भी डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएं। दूसरी बात, मुझे इस टॉम्ब में भेजने का मिशन उस कमीने क्वोन ताए जून की बिछाया हुआ एक चाल था। और आखिर में, मरने से ठीक पहले, मैं अचानक अपने अतीत में 15 साल पीछे लौट आया। फिर जू हेन खुश होकर मन ही मन बोलता है, मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुझे मिलने वाला सबसे बड़ा मौका है। मैं किसी और के पहुंचने से पहले ही सभी रेलिक्स पर अपना दावा कर सकता हूं। फिर हमें एक औरत का आवाज सुनाई देता है और वो औरत अकड़कर बोलती है, अरे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कहीं खोए हुए थे और पहले भी इन्वेस्टिगेटर्स की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? तुमने मेरे बच्चे को मारा जो अभी हाई स्कूल में है। अगर उसे हमेशा के लिए कोई चोट लग जाती तो क्या तुम इसकी पूरी जिम्मेदारी लोगे? या तो तुम अभी सेटलमेंट की रकम चुका दो या फिर जेल जा सकते हो। यह सब सुनकर जू हेन मन ही मन बोलता है, उफ, वह बहुत परेशान करने वाली है। लगता है मुझे पहले इस स्थिति से निपटना होगा। फिर जू हेन हमें 15 साल पहले की बातें बताता है कि क्या हुआ था। उस हाई स्कूल के लड़के ने सबसे पहले मुझसे झगड़ा शुरू किया। वह बच्चा मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था,
इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ी सख्ती की। लेकिन लगता है कि वह बच्चा शुरू से ही यही प्लान कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे बस हल्का सा ही छुआ था कि वह जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार मुझे माफी मांगनी पड़ी और उनसे गुजारिश करनी पड़ी कि वे मुझसे मांगी गई सेटलमेंट की बहुत ज्यादा रकम को कम कर दें। फिर जूहेन थोड़ा परेशान हो जाता है। अपने मन ही मन जूहेन बोलता है, सेटलमेंट के पैसे? अभी भी मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरे मुख्य औजार और आर्काइव्स रेलिक की वो निशानी भी मेरे पास नहीं है। अरे यार, मेरे पास तो कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। इस तरह मैं सारी रेलिक्स कैसे इकट्ठा करूंगा? मुझे लगा था कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। लगता है कि यह सब बस एक धोखा है। औरत जूहेन को देखती है और उस औरत को लगता है जूहेन उसे इग्नोर कर रहा है। फिर से वह गुस्सा हो जाता है और बोलती है, अगर कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुमको उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। ये बोलकर जूहेन को थप्पड़ मारने जाती है। सब लोग देखने लगते हैं। तभी जूहेन रिफ्लेक्स से आंटी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो खुद शॉक हो जाता है और मन ही मन जूहेन बोलता है, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। क्या मेरी लड़ने की स्किल्स इसलिए बेहतर हुई हैं क्योंकि मेरे पास अभी भी 15 साल का ज्ञान और अनुभव है? मुझे लगता है कि यह मेरे लिए एक फायदा है। फिर जूहेन उस औरत का हाथ रोककर बोलता है, शांत हो जाइए आंटी। लड़ाई तो आपके बेटे ने शुरू किया था। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों अभी बेतुकी बातें कर रहे हैं? खैर, लगता है जैसी माए वैसा बेटा वाली बात सच है। ये बात सुनकर उस औरत के पीछे से उसका बेटा मारने आता है और कहता है, क्या कहा तूने? कमीने, मैं तो तुझे आसानी से जाने देने की सोच रहा था। लेकिन हमारा जूहेन उसके पंच को डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और जमीन में उसे पटक देता है। उस लड़के का चेहरा जमीन पर लगते ही वो चिल्लाता है, बहुत दर्द हो रहा है। उसी समय जूहेन मन में सोचता है, मेरा शरीर डेफिनेटली पहले से हल्का महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अभी तक उन रेलिक्स के साइड इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ा है। तभी सब ऑफिसर्स आ जाते हैं वे दोनों को रोकने के लिए, और सभी ऑफिसर्स कहते हैं, अरे तुम सब बस करो, पुलिस स्टेशन में हंगामा क्यों मचा रहे हो? फिर जूहेन पुलिस ऑफिसर्स से कहता है, देखिए, मेरे पास इन लोगों को देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं, इसलिए आप चाहें तो मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वो औरत शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या तुम पागल हो? तुम हमें सेटलमेंट के पैसे देने के बजाय क्रिमिनल रिकॉर्ड बनवाना पसंद करोगे? ठीक है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सुनकर जूहेन अपने मन में बोलता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक बार जब रेलिक्स सामने आ जाएंगे तो दुनिया में कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगा और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगा। फिर हमें जूहेन को जेल के अंदर दिखाया जाता है। वह खुद से कहता है, यह अच्छी बात है कि मैं बेहतर लड़ पा रहा हूं, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। मुझे जल्द ही कमाई का कोई जरिया ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी एक्सकेवेशंस का खर्च उठा सकूं। मुझे क्या करना चाहिए? ये सब सोचते हुए उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है उसकी आंखों के सामने। ये देखकर जूहेन मन में बोलता है, ये क्या है? हवा में ये टेक्स्ट क्यों तैर रहे हैं? फिर अपने हाथ से सिर को मारता है और कहता है, क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? बहुत बढ़िया, लगता है अब मुझे अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। धत तेरी। फिर एक और टेक्स्ट दिखता है, उसमें लिखा होता है जूहेन का टाइटल, टॉम रेडर, और उसका नाम। उसके नीचे एक और लाइन है, एक मामूली जेबकतरा जो फावड़ा तक नहीं चला सकता। ये देखकर जूहेन बोलता है, सिर्फ रेलिक्स ही ऐसी चीजें हैं जिनसे ऐसा कुछ हो सकता है। क्या इस सब के लिए वो क्रो जिम्मेदार है? जैसे ही वो टेक्स्ट पढ़ता है, गुस्सा होकर बोलता है, अरे ओ क्रो की औलाद, क्या तू अभी मुझे देख रहा है? तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? उसी वक्त एक सिस्टम विंडो खुलता है और सिस्टम में लिखा होता है, टॉम रेडर की बेसिक स्किल्स 1/4, और उसके नीचे 2 स्किल्स होते हैं। एक स्पाई होता है, उसका रैंक F होता है। उसका डिटेल्स लिखा होता है कि यह आपको अपने आसपास के 1 मीटर तक के इलाके को देखने की सुविधा देता है। स्पाई के नीचे दूसरा स्किल होता है जो कि अभी अननोन है। हमें आगे चलकर पता चलेगा कि कौन सा स्किल है। ये सब देखकर हमारा जूहेन कहता है, ये क्या है? क्या यह गेम की स्किल विंडो है? ये कहकर गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बस एक खेल है? उसके साथ वह उस सिस्टम विंडो पर पंच मारता है जो कि सिस्टम विंडो से पार हो जाता है। उसके बाद एक और सिस्टम विंडो आता है, उसमें नया क्वेस्ट होता है, टॉम रेडर की 4 बुनियादी स्किल्स को फिर से मजबूत करें। एक पूरी तरह से तैयार टॉम रेडर बनने के लिए आपको अपने अंदर छिपी 4 स्किल्स को जगाना होगा। ये पढ़कर जूहेन कहता है, वाह, एक स्किल विंडो और अब एक क्वेस्ट विंडो। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है, क्या हो रहा है? कृपया शांत रहें। जूहेन सुनकर जवाब देता है, ठीक है, और मन में कहता है, क्या सिर्फ मुझे ही ये विंडो दिख रहा है? वैसे ये काफी शानदार है, दिलचस्प है। जैसा कि यह स्किल विंडो बताता है,
मैं अपने आसपास 1 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी चीज को पूरा डिटेल में देख सकता हूं। ये स्किल बिल्कुल मेरे आर्काइस्ट्स रेलिक वाला स्किल जैसा ही है। फिर खुद से बात करते हुए कहता है, क्या मेरे पास पहले जो भी स्किल्स थे वे सभी इस मोड में बदल गए? अगर मेरी स्किल्स 1/4 पर हैं तो मुझे लगता है कि मैं और स्किल्स पा सकता हूं, है ना? अगर मेरी स्किल्स ऐसी ही रहने वाला हैं तो मेरे लिए अपने आर्काइस्ट्स रेलिक को पाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। ये सच में बहुत काम की चीज है। लेकिन वो क्रो वाली चीज क्या करने की सोच रहा है? रेलिक्स आमतौर पर लोगों की अपनी मर्जी से मदद करना पसंद नहीं करते। तभी कोई जू हैन को उसके नाम से पुकारता है और उसे पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर आता है। फिर वह आदमी जू हैन से कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह लड़का आदतन अपराधी है, तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए था। खैर, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। यह सुनकर जू हैन जवाब देता है, ठीक है, धन्यवाद जियोन वू ह्युंग। फिर जू हैन हमें जियोन वू ह्युंग के बारे में बताता है। वह एक डिटेक्टिव है। वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जब मैं अनाथ हो गया था तब उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और मुझे अपने सगे भाई की तरह माना। तभी जियोन वू ह्युंग हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या, इस बार सच में मुझे धन्यवाद दे रहे हो? तो मुझे लगता है कि जेल का अनुभव तुम्हारे लिए डरावना रहा होगा, है ना? हा हा हा। यह देखकर जू हैन मुस्कुराकर सोचता है, मुझे अंदाजा नहीं था कि 15 साल पहले वह इतने यंग दिखते थे। फिर जू हैन जियोन वू ह्युंग से पूछता है, मेरे पास एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है? जियोन वू ह्युंग जवाब देता है, ये क्या बकवास है? क्या तुम नशे में हो? असल में जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो लगता है कि मेरी पत्नी के पास जरूर कोई सुपरनैचुरल पावर्स है। मुझे समझ नहीं आता कि उसने मेरी छिपाई हुई चीजें इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लीं। फिर जू हैन मन में सोचता है, मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी रेलिक यूजर सामने नहीं आया है। फिर जियोन वू ह्युंग जू हैन से कहता है, खैर, घर जाओ और आराम करो, और बाय कहते हुए चला जाता है। तभी जू हैन सोचता है, हालांकि टॉम्स पहले से ही अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से अभी तक कोई खास गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि रेलिक इस्तेमाल करने वाले अभी हैं ही नहीं। दूसरे शब्दों में, अभी कदम उठाने का सबसे सही समय है, क्योंकि मैं पहले से ही अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसलिए मेरे प्लान्स के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर पैनल चेंज होता है। जू हैन एक गली से जाता हुआ दिखता है और वो अपने आप से कहता है, बस एक ही समस्या है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। शुरुआत में सबसे अच्छी रेलिक्स यूरोप या अमेरिका में कहीं मिला था। मैं उन जगहों की फ्लाइट का खर्च कैसे उठाऊंगा? अचानक उस गली में 3-4 आदमी निकलते हैं और जू हैन को रोक कर कहते हैं, तुम यहां वहां क्यों घूम रहे हो और काम क्यों नहीं कर रहे? तुम सबसे छोटे हो तो क्या तुम्हें अपने काम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए? पहले उन्हें देखकर चौंक जाता है, फिर खुश होकर मन ही मन कहता है, मुझे यह मिल गया, मुझे अपनी कमाई का जरिया मिल गया। फिर उन गुंडों में से एक कहता है, वाह जू हैन, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? अगर तुमने अपने ह्युंग्स को देखा तो क्या तुम्हें अभी झुककर अभिवादन नहीं करना चाहिए? फिर जू हैन उसे गाली देकर हमें उसका नाम बताता है, पार्क क्यूंग ताए, और उसके बारे में कहता है, वह मूल रूप से सड़क का गुंडा था, लेकिन अब आर्ट ब्रोकर के तौर पर काम करता है। अपनी बड़ी बहन पार्क क्यूंग जू के साथ मिलकर वे एक आर्ट गैलरी चलाते हैं। वे दोनों ही किसी काम के नहीं हैं और हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं। जब मैं हाई स्कूल में था तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए उनके लिए काम किया। मैं कुछ समय काम करके निकलने की सोच रहा था, लेकिन इन कमीनों ने मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझसे मेरी 20s के बीच तक काम करवाया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काम का नहीं था, मैंने भी अपना काम वैसे ही किया जैसे कोई और करता। लेकिन क्या मुझे वो सम्मान मिला जो बाकी सबको मिला? नहीं, एक बार भी नहीं। उन्होंने मेरी तनख्वाह रोकने की धमकी देकर और मेरे साथ कुत्ते जैसा बर्ताव करके मुझे अपने काबू में रखा। ये सब सोच रहा था जू हैन। उसी समय उसी ग्रुप से दूसरा आदमी आकर कहता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कमीने, क्या तुम्हें पिटने की जरूरत है? तभी जू हैन एक पंच मारता है उस आदमी के चेहरे पर और वह उड़कर अपने ग्रुप के पास गिर जाता है। फिर जू हैन उनसे कहता है, अरे ओ कमीनो, जाओ और अपने बॉस से कह दो कि मैंने तुम्हारे लिए काम करना छोड़ दिया है। फिर पार्क क्यूंग ताए कहता है, क्या तुमने हमारे लिए काम करना छोड़ दिया? क्या तुम बेवकूफ हो? यह सुनकर जू हैन कहता है, ओह, और जाने से पहले मेरी रुकी हुई मजदूरी और नौकरी छूटने पर मिलने वाली रकम वे मुझे अभी के अभी दे दो। यह सुनकर पार्क क्यूंग ताए हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि जब तुम काफी बड़े हो जाते हो तो तुम्हें तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। फिर गाली देकर जू हैन को मारने जाता है। फिर जू हैन उसके मुक्के से बचकर उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और उसका चेहरा पकड़कर अपने घुटने से मारता है। वो मार पड़ते ही दूर गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है।
ये देखकर उसके दूसरे दोस्त कहते हैं, उस कमीने को क्या हुआ है, वो इतना तेज क्यों है? उसके साइड वाला आदमी कहता है, छोटे ह्यूंग निम, क्या वो लड़ने में अच्छे नहीं थे? फिर उनमें से 2 जने जूहेन को मारने आते हैं। जूहेन एक को कोहनी से मारता है और दूसरे को पैर से किक मारता है। वो दोनों एक ही वार में जमीन पर गिर जाते हैं। फिर एक आदमी बचा होता है। वो कहता है, अभी ये क्या हो रहा है? जूहेन ये सब देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, हाँ, घबराते रहो, ये 15 साल की लड़ाई का नतीजा है। और उन सब से कहता है, क्या तुम लोगों का काम हो गया? अरे, अब मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। यहां से आगे दुनिया और मुश्किल होता जाएगा। फिर जूहेन अपने मन में कहता है, मुझे खुशी है कि मेरा शरीर पहले की तरह हिलडुल पा रहा है, लेकिन मेरा अभी का शरीर इन हमलों को झेलने के लिए काफी मजबूत नहीं है। मुझे इसे जल्द ही खत्म करना होगा। तभी पार्क क्यूंग ताए जमीन से उठता है और अपनी जेब से एक नाइफ निकालता है और कहता है, हमने तुम्हें अपनाया और अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, और तुम हमें इसका यह बदला दे रहे हो। ये देखकर दूसरा गुंडा कहता है, ह्यूंग निम, उस चाकू का इस्तेमाल करते समय हमें सावधान रहना होगा। ये सुनकर ह्यूंग निम गुस्से में कहता है, क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दूसरा गुंडा कहता है, लेकिन उस चाकू का इस्तेमाल तो लेन देन के लिए किया जाएगा, अगर वो खराब हो गया तो? फिर जूहेन उस चाकू को ठीक से देखता है। उसमें से हल्का नीला ऑरा निकलता है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है, वो चाकू, क्या वो कोई रेलिक नहीं है? उस कमीने के पास वो आखिर क्यों है? फिर जूहेन हमें कहता है, खैर, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत हैरानी की बात है। ज्यादातर रेलिक्स आमतौर पर बड़े बड़े टॉम्स बनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन कुछ रेलिक्स इंसानी समाज में चुपके से छिपे रहना पसंद करते हैं। और अपने मन में कहता है, खैर, जल्द ही वो अब मेरा होने वाला है। फिर पार्क क्यूंग ताए उस चाकू से जूहेन पर हमला करता है। जूहेन डॉज करके उसका हाथ पकड़कर उसके गले पर वो चाकू रखता है और कहता है, मुझ पर चाकू तानने की हिम्मत है तुम में? ये देखकर वो दोनों गुंडे भाग कर आते हैं और तभी जूहेन पार्क क्यूंग ताए को धक्का देकर उसके हाथ से वो नाइफ ले लेता है और कहता है, मैं इसका तुम्हारे लिए अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। पार्क क्यूंग ताए कहता है, मेरा चाकू। फिर जूहेन वो चाकू को हाथ में लेकर कहता है, अब देखो और सीखो, असल में इस चीज का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। फिर जूहेन की आंखें चमकती हैं और सामने से आने वाले 2 गुंडों के अंदरूनी शरीर उसे दिखते हैं। ये देखकर मन में कहता है, दिलचस्प है। तो यह अवशेष आपको किसी इंसान के अंदर की कार्यप्रणाली को देखने देता है। जैसे ही वो 2 गुंडे मारने आते हैं, जूहेन स्पीड से उन दोनों के बीच से निकल जाता है। ये देखकर उनमें से एक हैरान होकर कहता है, वह गायब हो गया। तभी जूहेन स्पीड से उन दोनों पर चाकू से वार करते हुए निकल जाता है और जिधर जिधर चाकू लगता है, उन दोनों के शरीर में उधर कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। ये सब करने के बाद जूहेन उस चाकू को हाथ में लेकर सोचता है, ऐसा लगता है कि इसमें पजेशन करने की शक्ति भी है। फिर हमें उन दोनों गुंडों की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों कहते हैं, ये कमीना सच में गायब हो गया, मेरा खून बह रहा है, धत तेरी। जूहेन कहता है, रोना धोना बंद करो, मैंने तुम लोगों को ज्यादा गहरा जख्म नहीं दिया है, लेकिन अगर तुम लोग अभी भी पैसे देने से मना करते हो तो हालात और भी खराब हो जाएगा। मेरे हवाले कर दो अगर तुम मरना नहीं चाहते। फिर पार्क क्यूंग ताए डरते हुए कहता है, ठीक है, और अपनी बहन को कॉल लगाता है। उसकी बहन गुस्से में कॉल पर कहती है, तुम लोगों की सेओ जूहेन ने बुरी तरह पिटाई की और ऊपर से उसे पैसे भी दे दिए। क्या तुम्हें लगा कि यह कोई रीजनेबल बहाना होगा? तुम बेवकूफ, तुम्हारी बात का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। फिर पार्क क्यूंग ताए डरते हुए कहता है, अरे यार दीदी, मुझे भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। कल तो उस कमीने को लड़ाई की बेसिक बातें भी नहीं पता थीं, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गया है। उसकी आंखों से भी खतरनाक एहसास हो रहा है। ये सब सुनकर उसकी दीदी परेशान हो जाती है और कहती है, तो आखिर तुझे कितना नुकसान हुआ? पार्क क्यूंग ताए कहता है, खैर, मेरे बैंक में रखे सारे पैसे चले गए और वे सैंपल प्रोडक्ट्स भी, जिनका इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाना था। ये सुनकर उसकी दीदी और गुस्से में आ जाती है और कहती है, अरे यार, तुम बेवकूफ हो, क्या इसका मतलब है कि तुम लोगों ने बुद्ध की मूर्ति खो दिया? पार्क क्यूंग ताए निराश होकर कहता है, असल में उसने कहा कि हमारे पास जो पैसे थे वे बहुत कम थे। फिर हमें वो समय दिखाया जाता है जब जूहेन पैसे गिनते हुए उन सब गुंडों से कहता है, वाह, तुम लोग तो बहुत ही कंगाल हो, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या? फिर पार्क क्यूंग ताए कहता है, बस हमारे पास इतना ही है। जूहेन फिर पूछता है, क्या तुझे इस बारे में पक्का पता है? वह कहता है, हाँ, बस इतना ही। फिर जूहेन उनकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, अगर मैंने तुम लोगों की तलाशी लिया और कुछ और ही मिला तो समझो तुम लोग मारे गए। ये सुनकर वो सब लोग डर जाते हैं और बुद्ध की मूर्ति निकाल कर दे देते हैं। ये देखकर जूहेन खुश होकर कहता है, ओह, ये क्या है? ये तो बहुत ही कीमती लग रहा है। अगर तुम्हारे मुंह से प्लीज शब्द निकला है
तो इसका मतलब है कि यह काफी कीमती है ना? मैं इसे ले रहा हूं। जू हेन को वो बुद्ध की मूर्ति ले जाते हुए देखकर पार्क क्यूंग ताए जोर से कहता है, अरे रुको, जू हेन, वापस आओ यहां, कमीने। अरे प्लीज, वो छोड़कर कुछ भी। अरे, ये सब सुनकर उसकी दीदी गुस्से में कहती है, उसे वापस लाने के। मैंने कहा, जाओ और उसे अभी के अभी वापस लेकर आओ, तुम बेवकूफ हो। फिर पैनल चेंज होता है और हमें एक स्टोर के भीतर जू हेन को स्टोर के मालिक से बात करते हुए दिखाया जाता है। जू हेन स्टोर के मालिक से कहता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मालिक कहता है, मेरा यकीन करो, एक नजर देखते ही मैं बता सकता हूं कि उसे कोई नहीं खरीदेगा। जू हेन मन ही मन सोचता है, अजीब है, वो कमीना पार्क क्यूंग ताए, वह ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे वह लाखों का हो, लेकिन आखिर में यह बस बेकार का कचरा निकला। मुझे भी लगा कि यह बहुत कीमती है। क्या मेरे फैसले में कोई गलती था? क्योंकि मेरे पास अपना आर्केस्ट्स रेलिक नहीं है। यह सब मन ही मन कहते हुए बुद्ध की मूर्ति को देख रहा होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलता है। उसमें लिखा होता है, स्पाई स्किल एक्टिवेटेड। तुम्हें बुद्ध की मूर्ति के भीतर से कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा है। यह देखकर जू हेन कहता है, क्या मूर्ति के अंदर कुछ है? ठीक है, मैं समझ गया, बस इन विंडोज को हटा दो। फिर जू हेन बुद्ध की मूर्ति को हिलाकर कहता है, तो बात यह था, मुझे पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्क क्यूंग ताए 50,000 वॉन की किसी मूर्ति के लिए इतना परेशान हो। खैर, तो देखते हैं कि इसमें क्या है। यह कहकर वह बुद्ध की मूर्ति के 4 टुकड़े कर देता है चाकू से। पीछे से एक लड़का सामान लेकर जा रहा होता है। वो ये सब देखकर चौंक जाता है। तभी उस बुद्ध की मूर्ति से एक बोतल गिरती है। उसमें पानी जैसा कुछ होता है। यह देखकर जू हेन मन में कहता है, यह एक लिक्विफाइड ड्रग है। तुम्हें अपनी सिगरेट पर इसकी कुछ बूंदें डालनी होंगी और उसे पीना होगा। यह आमतौर पर बहुत ज्यादा महंगा होता है। वो कमीने, क्या वे भी ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो उनके पास सैकड़ों कलाकृतियां हैं। क्या होगा अगर उन सभी के अंदर ये दवाएं हों? तभी वो जियोन वू ह्युंग अपने बड़े भाई को कॉल करता है और कहता है, हाय जियोन वू ह्युंग, मैं हूं। ड्रग तस्करी की सूचना देने का इनाम लगभग 10 करोड़ वॉन है ना? फिर हमें पार्क क्यूंग ताए की बहन अपने प्रेसिडेंट से कॉल पर बात करते हुए दिखती है। वह कहती है, नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि ऐसा इसलिए नहीं है कि सामान तैयार नहीं है। मैं बस यही सलाह दे रही हूं कि हम कुछ समय के लिए शांत रहें, क्योंकि हमें थोड़ा शक है कि हम पर नजर रखी जा रही है। यह सुनकर प्रेसिडेंट गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना देता है। फिर पार्क क्यूंग ताए की बहन डरते हुए कहती है, जी सर, जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। मैं आपसे जल्द ही दोबारा संपर्क करूंगी। जैसे ही कॉल कट होता है, पार्क क्यूंग ताए की बहन गुस्से में कहती है, अरे कंजूस बुढ़े, मैं सारा पैसा खुद क्यों हड़पना चाहूंगी? उम्मीद है तुम नरक में सड़ोगे। जैसे ही वह अपने प्रेसिडेंट को बुरा भला कहती है, पीछे से जियोन वू ह्युंग, जो कि डिटेक्टिव होता है और जू हेन का सौतेला भाई भी है, वह पार्क क्यूंग ताए को गिरफ्तार करके उसकी बहन के पास लेकर आता है। ये देखकर उसकी बहन कहती है, और तुम कहां गायब थे? क्या तुमने बुद्ध की मूर्ति बरामद की? तभी उसका भाई कहता है, दीदी, हम पकड़े गए, अब तो हमारी वाट लग गई। ये सुनकर उसकी दीदी कहती है, यहां क्या हो रहा है? फिर जियोन वू ह्युंग कहता है, हमें रिपोर्ट मिली है कि आप लोग न सिर्फ ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बांट भी रहे हैं। ये सुनकर पार्क क्यूंग ताए की बहन डरते हुए कहती है, ड्रग्स? हम तो सिर्फ आर्टवर्क का काम करते हैं। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। ये सुनकर जियोन वू ह्युंग कहता है, तुम अपराधी लोग रंगे हाथों पकड़े जाने पर हमेशा वही बकवास क्यों करते हो? ये काफी मजेदार है। हमने कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही सामान नहीं है, तुम्हारे वेयरहाउस में और भी सामान है ना? यह देखकर पार्क क्यूंग ताए की बहन और डर जाती है और मन में कहती है, ये कमीने, क्या इन्हें ग्योंगी डो में मौजूद गोदामों के बारे में भी पता है? लेकिन कोई बात नहीं, वेयरहाउस के सभी स्टोरेज रूम में पासकोड लगे हुए हैं। ये सब मन में कहकर जियोन वू ह्युंग से कहती है, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो बेगुनाह लोगों पर झूठे आरोप न लगाएं। सिर्फ इसलिए कि आप पुलिस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी और के काम में दखल देने का अधिकार है। तभी जियोन वू ह्युंग अपना वॉकी टॉकी निकालता है। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है, हवासियोंगसी आर्ट गैलरी में मौजूद सभी कलाकृतियों की जांच की गई है, हमें उन सभी में ड्रग्स मिले हैं। तभी दूसरा डिटेक्टिव उसे हथकड़ी पहना देता है। ये देखकर पार्क क्यूंग ताए की बहन चिल्लाकर कहती है, एक सेकंड रुको, तुम लोगों ने मेरे स्टोरेज रूम खोल दिए, यह नामुमकिन है। उन सभी के पासकोड अलग अलग हैं। यह सुनकर जियोन वू ह्युंग मुस्कुराकर कहता है, आप सही कह रही हैं, लेकिन हमारे अपने तरीके हैं। अच्छी बात यह है कि अंदर से कोई हमारे साथ सहयोग कर रहा था।
तभी एक पुलिस अफसर जूहेन से कहता है, स्टूडेंट जूहेन, ऐसा लगता है कि यहाँ एक स्टोरेज रूम है जिसे अभी तक खोला नहीं गया है। जूहेन कहता है, अच्छा, क्या ऐसा है? फिर वो पुलिस अफसर कहता है, मैं सच में हैरान हूं, तुम उन सभी को कैसे खोल पा रहे हो? जूहेन कहता है, मेरी याददाश्त अच्छी है। फिर जूहेन हमें बताता है, ये सच है कि मेरी याददाश्त बहुत जबरदस्त है। आप कह सकते हैं कि यह मेरे कुछ गिने चुने हुनरों में से एक है। इसी हुनर की वजह से पार्क क्युंग-जू मुझे बाद में अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहता था। जब मैंने इस वेयरहाउस में काम किया तो शुरू में मुझे काफी मुश्किल हुई, क्योंकि हर स्टोरेज रूम का पासकोड अलग अलग था। उस समय मुझे यह बात संदिग्ध नहीं लगी, लेकिन यह बात परेशान करने वाली हो गई, इसलिए मैंने उन सभी को याद कर लिया। ये बोलकर मन में सोचता है, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि यह काम आएगा। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। मुझे इनाम के पैसे भी मिलने वाले हैं, जिसका मतलब है कि आखिरकार मेरे पास कुछ फंडिंग होगी। मैं जल्द ही रेलिक्स इकट्ठा करना शुरू कर पाऊंगा। तभी वह अफसर कहता है, वाह, जरा उसे तो देखो, यहां और भी ऐसी ड्रग्स हैं, बाप रे। फिर दूसरा अफसर कहता है, वो कमीने बहुत ज्यादा घमंडी हैं, और जूहेन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया स्टूडेंट। जूहेन जवाब देता है, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर पाया। फिर एक और बात पूछता है, अच्छा, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूं? फिर हमारा पैनल जूहेन के भाई और पार्क क्युंग-ताए की बहन को दिखाता है। पार्क क्युंग-ताए की बहन को दो अफसर ले जा रहे होते हैं और वह चिल्लाकर कहती है, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। और तभी जियोन वू ह्यूंग को जूहेन का कॉल आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जूहेन पार्क क्युंग-ताए की बहन से बात करना चाहता था। यह सुनकर जियोन वू ह्यूंग उन्हें रोकता है और कहता है, मेरा छोटा हेल्पर कहता है कि वह तुमसे बात करना चाहता है। फिर जियोन वू ह्यूंग अपना फोन उसके कान के पास लेकर जाता है। जूहेन कॉल पर कहता है, अरे आंटी, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अगर मैंने काम किया तो तुम्हें मुझे पूरा पेमेंट करना चाहिए था, है ना? यह सुनकर वो कहती है, यह आवाज, जूहेन, क्या यह सब तुम्हारी वजह से था? जूहेन जवाब देता है, तुम्हें पता है, तुम्हें असल में हर 6 महीने या उसके आसपास अपने पासकोड बदल लेने चाहिए। खैर, जेल में अपना समय एंजॉय करो। यह सुनकर वो कहती है, तूने अभी अभी क्या कहा? अरे सेओ जूहेन, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। सुना तूने, कमीने, क्या इसी तरह तू मेरा एहसान चुकाएगा? फिर हमारा पैनल चेंज होता है और जूहेन को एक सड़क से जाते हुए दिखाया जाता है और जूहेन कहता है, वाह, मजा आ गया। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जब वो चेक करता है तो उसके भाई का मैसेज आया होता है। उसने उन्हें पकड़वाने के पैसे भेज दिए हैं और उन्हें ठीक से इस्तेमाल करने को कहता है। यह देखकर जूहेन कहता है, वो हमेशा मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद रहता है, लेकिन अब उसे चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे शुरुआती फंड मिल गया है और अब मैं टॉम्स की तलाश शुरू कर सकता हूं। उसके बाद मन ही मन कहता है, मैं उस कमीने क्वोंटे जून से पहले वो रेलिक्स ढूंढने जा रहा हूं, बस जरा इंतजार करो। तभी वो सामने देखकर हैरान हो जाता है। उसका घर मिट्टी के एक बहुत बड़े ढेर में बदल चुका होता है। यह देखकर वह कहता है, मेरा घर कहां गया? फिर हमें बताया जाता है, वो मिट्टी का ढेर एक बड़ा टॉम्ब होता है। उधर के लोग, कोई रो रहा होता है, कोई एक दूसरे से लड़ रहा होता है। मतलब कुछ डरे हुए होते हैं, कुछ गुस्से में होते हैं और कुछ को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनका अपार्टमेंट अचानक एक बड़े मिट्टी के ढेर के अंदर आ गया होता है। अचानक उन सब के बीच से निकलकर जूहेन मन में सोचता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हर कोई घबरा रहा है। रेलिक्स और टॉम्स दोनों में ही बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, इसी वजह से इनसे बड़ी उथल पुथल मचती है। फिर हमें कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है कि इसी समय के आसपास मुझे अपने रूममेट का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि मेरा अपार्टमेंट गायब हो गया है और वह सोच रहा था कि मैं अब क्या करूंगा। उस समय मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तब भी पार्क क्युंग-जू के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जब तक मैंने अपना काम खत्म किया और घर लौटा, तब तक सब कुछ सामान्य हो गया था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि उस समय कोई उस टॉम्ब को हराने में कामयाब रहा था। फिर मन में सोचता है, तो इसका मतलब है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार था वह जरूर यहीं कहीं आसपास होगा। मैं इस व्यक्ति से हार नहीं सकता, वो रेलिक मेरा है। तभी उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके रूममेट किम डोंग ह्यून की होती है। उसके ऊपर एक सोल्जर गन ताने होता है। वो डर के मारे कहता है, प्लीज मुझे गोली मत मारना। वो सोल्जर चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाओ, क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूं? इतने सवाल पूछना बंद करो और जहां हो वहीं रहो। यह देखकर जूहेन जाकर उस सोल्जर की ठोड़ी पर लात मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर किम डोंग ह्यून जूहेन का नाम लेता है।
जूहेन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी आम नागरिक पर बंदूक तानने की? फिर जूहेन किम डोंग ह्यून को देखकर कहता है, काफी समय हो गया किम डोंग ह्यून, तुम जरा भी नहीं बदले हो, यू बिग सॉफ्टी। फिर वो सोल्जर सिर पकड़कर धीरे धीरे उठता है। जूहेन पूछता है, क्या अब तुम्हें अक्ल आ गई है? वो सोल्जर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरा आपा खो गया था। जूहेन कहता है, जो भी हो, बस यह बताओ कि अभी क्या हो रहा है, सेना यहां क्यों है, क्या इन मामलों को पुलिस नहीं संभालती? वह सोल्जर जवाब देता है, खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि। फिर जूहेन कहता है, क्या आप लोग वहां उस मकबरे में जाने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर सोल्जर धीरे से कहता है, यह क्लासिफाइड जानकारी है। फिर जूहेन मन में कहता है, नहीं, मुझे वजह जाननी है, हो सकता है कि यहां सरकार ही मेरी विरोधी हो। क्या हमारे देश को उस समय रेलिक्स के अस्तित्व के बारे में पता था? और सोल्जर से कहता है, बकवास बंद करो, मैं यहां का निवासी हूं, इसलिए मुझे जानने का अधिकार है। मुझे जानना है कि पूरी सेना हथियारों के साथ यहां क्यों है। मुझे लगता है कि तुम अभी जिस स्थिति में हो उसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। तुमको पता है न कि किसी आम नागरिक पर बंदूक तानने के लिए मैं अधिकारियों से तुम्हारी शिकायत कर सकता हूं, इसलिए इस स्थिति को जरूरत से ज्यादा खराब करना बंद करो। मैं बस कारण जानना चाहता हूं। फिर वो हिचकिचाकर कहता है, खैर, हम वहां मौजूद उस चीज को धमाके से उड़ाने और उसके अंदर की चीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और आपको खतरों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उस इलाके को अच्छी तरह से सुरक्षित कर दिया है। यह सुनकर जूहेन मन में सोचता है, क्या वे इसे धमाके से उड़ाने वाले हैं? उस तरह से टॉम्ब खोलना नामुमकिन है। तभी वह सोल्जर कहता है, हमने विदेशी एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है, इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही मन में सोचता है, विदेशी एक्सपर्ट, अच्छा, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर वो सोल्जर को जवाब देता है, अच्छा, तो ये बात है, बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो अच्छा काम करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। यह सुनकर सोल्जर जवाब देता है, हाँ, ठीक है, धन्यवाद। जैसे ही वह उस सोल्जर से बात करके आता है, उसका रूममेट पूछता है, क्या तेरा उससे बात हो गया? उसने क्या कहा? जूहेन जवाब देता है, कुछ मत करो, बस यहीं रहो। यह कहकर वह उधर से जाने लगता है। उसका रूममेट उसे बुलाता है, पर वह नहीं सुनने का बहाना करके उधर से निकल जाता है। उसका रूममेट कहता है, वह आज कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है। वह एक अमेरिकी CIA एजेंट होती है। उसका नाम लिंडा वॉकर होता है। नाम का कुछ गलत मतलब मत निकालना मेरे व्यूअर्स। और वह किसी से कॉल पर बात करते हुए कहती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि कोरियाई सरकार को अभी तक टॉम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है? वह जवाब देता है, हाँ, मुझे पक्का यकीन है। तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? फिर वॉकर कहती है, खैर, क्योंकि यहां सैनिकों की संख्या का कोई मतलब नहीं बनता। वह आगे से जवाब देता है, शायद इसलिए क्योंकि वे हमारे मामले में हमारी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी सबके सामने वह सवाल पूछने से बचो। वहां ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी समझते हैं। अब तक मिशन कैसा चल रहा है? वॉकर जवाब देती है, विस्फोटक जल्द ही फट जाएंगे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। फिर कॉल पर मौजूद व्यक्ति कहता है, ठीक है, आखिर तक ध्यान बनाए रखो। टॉम्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो और अगर हो सके तो उस रेलिक को भी बरामद करो। वॉकर समझ गई कहकर कॉल काट देती है। तभी एक आदमी वॉकर के सामने आता है और कहता है, गुड इवनिंग। उसे देखकर वॉकर हैरान हो जाती है। वो आदमी कहता है, हा, तुम इतने हैरान क्यों हो? फिर हमें इस आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक जापानी एक्सकवेशन दल का सदस्य है। नाम अबे कियोशी है। कियोशी वॉकर को देखकर कहता है, तुम्हारे मुकाबले मेरा यहां होना ज्यादा स्वाभाविक है ना? हम पड़ोसी देश हैं, इसलिए यह बात समझ में आती है। लेकिन तुम तो अमेरिका से हो, काफी दूर है ना? तुम लोग चोरी के अपने कामों को अंजाम देने में काफी समर्पित हो। वॉकर जवाब देती है, हम बस उन रेलिक्स को वापस ला रहे हैं जिन्हें इंटरनेशनल पुलिस एसोसिएशन को सौंपा जाएगा। हमारा मिशन शांति बनाए रखने और इन रेलिक्स से जुड़े सुरक्षित प्रयोग करने पर केंद्रित है। ऐसे ही उन दोनों में बातचीत चलती रहती है। तभी जूहेन उन दोनों को देखता है और मन में कहता है, ये क्या है? ये तो काफी अलग दिख रहे हैं। क्या वे अमेरिकी CIA और जापानी एक्सकवेशन करने वाली टीम नहीं है? फिर हमें जूहेन समझाता है, हालांकि दुनिया भर में टॉम्स दिखाई देने लगे हैं। शुरुआत में रेलिक्स और टॉम्स के अस्तित्व को केवल ओमेन्स माना जाता था। उस समय कुछ देशों को इन रेलिक्स के अस्तित्व के पीछे के असली अर्थ का पता चलने लगा था। उन देशों में अमेरिका और जापान सबसे पहले थे जिन्होंने इसे समझा। उन्होंने उन रेलिक्स पर गुप्त शोध करना शुरू कर दिया और दूसरे देशों में पाए जाने वाले रेलिक्स की तस्करी करने लगे। ये सब समझाते हुए जूहेन मन में कहता है, ये कमीने, हिम्मत है तो इस बार इसे छीन कर दिखाओ।
वो रेलिक मेरा है, लेकिन वे वहां बस खाली क्यों खड़े हैं? बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। रुको, उन्होंने कहा था कि वे टॉम्ब को उड़ाने वाले हैं। क्या वे पहले उसके होने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, तो ये लोग बस नौसिखिए हैं। फिर तो मुझे ही आगे आना होगा। फिर जूहेन एक जगह पर आता है। उधर एक निशान होता है। जूहेन उसके बारे में समझाता है। इन रून्स को टॉम्ब ग्लिफ्स कहा जाता है। रेलिक्स बड़ी अजीब होती हैं। वे खुद को इसी तरह पेश करना पसंद करती हैं और उम्मीद करती हैं कि दुनिया उन पर ध्यान दे। ऐसा लगता है जैसे उन्हें लगता है कि वे किसी फैंटेसी दुनिया के मुख्य किरदार हैं। अगर आप इन निशानों को समझ पाते हैं तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि टॉम्ब का दरवाजा कहाँ है और उसके अंदर किस तरह के जाल बिछाए गए हैं। यह असल में आपको हर बात विस्तार से बताता है। जूहेन मन में कहता है, खैर, मुझे लगता है कि आप इसे एक जाल मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं इसे सही सही समझ पा रहा हूं। ठीक है, मुझे पता चल गया कि एंट्री कहाँ है। जैसे ही वह यह सब सोचता है, तभी एक सिस्टम विंडो उसके सामने आता है। उसमें लिखा होता है, एक्सेप्शनल डिसाइफरर। आपने एक टाइटल अनलॉक किया है और इसलिए एक नई स्किल खोजी है। दूसरी विंडो में लिखा होता है, आपने टॉम्ब रेडर की बुनियादी स्किल लिंग्विस्टिक रैंक F को जागृत कर दिया है। लिंग्विस्टिक रैंक F। आप किसी भी भाषा को समझ, सीख और उसकी अवधारणा बना सकते हैं। आप रेलिक्स की आवाज सुन सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। रूनिक लिपियों को समझने और उनका अर्थ निकालने पर आपका बेहतर नियंत्रण होगा। और आखिरी विंडो उसका टॉम्ब रेडर बेसिक स्किल्स का होता है। स्पाई के नीचे लिंग्विस्टिक स्किल जुड़ गई होती है। यह देखकर जूहेन कहता है, वैसे यह काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज इन विंडोज को मेरे सामने से हटाओ। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बस अब 2 और एबिलिटीज अनलॉक करनी है। फिर जूहेन ब्रिज के खंभे के पास जाता है जहां से लाल रोशनी आ रही होती है। उसमें टॉम्ब ग्लिफ्स का एक पैटर्न होता है। उसे देखकर वह खुश हो जाता है और उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है। वार करते ही वह चमकने लगता है।